वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों को गोल्ड लोन कारोबार में 100% से ज्यादा की ग्रोथ आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च अंत में बैंक का कुल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। इससे पहले वित्त वर्ष 23-24 में ये 1,02,000 करोड़ रुपए था। सर, इस ट्रेंड को कैसे समझें? गोल्ड के बदले लोन लेने का जो आकार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दो तरह से समझना जरूरी है। एक तरफ एक पूरा नया सेगमेंट है जिसने भारत के रिटेल लोन के सबसे बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। यानी जो खुदरा कर्ज भारत में लिया जाता था, जो क्रेडिट कार्ड के बदले पर्सनल लोन के जरिए लिया जाता था, वो सारा का सारा हिस्सा, उसका एक बड़ा हिस्सा गोल्ड लोन में शामिल हो गया है। दूसरा पहलू ये है कि भारतीय लोगों ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गोल्ड को कर्ज लेने का आधार बनाया। आप कुछ आंकड़े सुनिए जो बेहद दिलचस्प भी हैं और चौंकाने वाली भी हैं। आप गोल्ड लोन की मांग में या गोल्ड लोन के डिसबर्समेंट में या पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी को सोने की कीमत से सीधे तौर पर नाप सकते हैं। 2020 में गोल्ड लोन का और गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट गोल्ड लोन का जो आकार था वो 33,257 करोड़ रुपए था। 2025 में वो 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। इस दौरान जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 100% से ज़्यादा है। यानी 2020 में 35% की ग्रोथ थी और अब 104% की ग्रोथ है। वजह इसकी यह है कि गोल्ड के प्राइसेस 2020 में 38,590 रुपए के आसपास हुआ करते थे और अब 85,000 और 1 लाख के आसपास को उसको क्रॉस कर गए। जब तक का आंकड़ा आरबीआई ने दिया है तब तक 85 से 90,000 के आसपास थे। 42% के आसपास की प्राइस में ग्रोथ आरबीआई ने अपने डेटा में रिकॉर्ड की। ये बता रहा है कि लोगों ने अपने घर के सोने की कीमत बढ़ने के बाद उस पर बेहतर लोन की वैल्यूएशन हासिल करने की कोशिश की है। पर एक नकारात्मक और चिंताजनक पहलू ये भी है कि हम आपको बता चुके हैं कि भारत में गोल्ड लोन में डिफ़ॉल्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड रखने वाले लोग या गोल्ड देकर अपने ज़रूरी खर्चों के लिए कर्ज लेने वाले लोग अंततः कई बार इसकी वापसी नहीं कर पाते और एक बड़ी संख्या है गोल्ड लोन में डिफ़ॉल्ट होने वालों की। गोल्ड चूंकि ग्रामीण इलाकों में, कस्बाई इलाकों में बचत के तौर पर इस्तेमाल होता है और जब कोई संकट या क्राइसिस दिखती है, बेरोजगारी है, लोगों की आय में कमी है, तो ये सोना गिरवी होने के लिए बैंकों के पास पहुंच जाता है। तो बैंकों के पास तो लोन के पोर्टफोलियो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कर्ज चुकाने पे चूकने पर ऑक्शंस की संख्या भी बढ़ रही है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $58 पर आ गया। साथ में WTI क्रूड की कीमतें $55 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन बढ़ोतरी के फैसले के बाद कीमतों पर दबाव देखा गया। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती बढ़ने की आशंका से भी कच्चे तेल की मांग घटने की आशंका है, जिस वजह से कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, ओपेक अब चाहता क्या है? दरअसल अगर कीमतें गिर रही थी तो सही रणनीति तो ये थी कि भाई आप उत्पादन घटाइए और कीमतों को सहारा दीजिए, बट यहाँ तो उल्टा हो गया। ओपेक देश दरअसल 2 तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आप आंकड़े अगर देखें कच्चे तेल के तो आपको सामने दिखाई दे रहा है WTI $60 से नीचे, और ये जो WTI $60 से नीचे है ना, यही ओपेक की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। क्योंकि अब दुनिया के बाजार में ट्रेड को लेकर, जैसा अभी वारेन बफे ने कहा, जिसको हमने रेफरेंस दिया, कि दुनिया के बाजार में अलग अलग देश ट्रेड को अपने तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा समर्थन मिला था अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री का, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कच्चे तेल की तेजी का फायदा अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री को मिलेगा। ओपेक देश उत्पादन बढ़ाकर WTI पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेशर हमें साफ दिख रहा है। एक सीमा से नीचे जाने पर अमेरिका के तेल उद्योग के लिए कच्चे तेल का उत्पादन नुकसान का सौदा हो जाएगा, जो उसके करीब ही पहुंच गया है। और इस स्थिति में अब ओपेक देशों ने अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाने की तैयारी की, जो लंबे समय से रुका हुआ था। दूसरा इसका एक पहलू यह है कि जो बड़ी प्रमुख तेल अर्थव्यवस्थाएं हैं मिडिल ईस्ट की, उनमें सऊदी अपनी अर्थव्यवस्था का पूरा स्वरूप ही बदल रहे हैं, अपना फोकस ही चेंज कर रहे हैं, और सऊदी इस तेल के बाहर नए क्षेत्रों में निवेश करके रेवेन्यू हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की संभावनाएं गहराती जा रही हैं, चूँकि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार के कारण चीन जैसा बड़ा बाजार जहां पर कच्चे तेल की मांग कम होने की संभावना है। ये तो एक और भी असर इस तरह से दिखता है। पर कच्चे तेल के बाजार में अब मंदी के स्पष्ट संकेत हैं। जब इस कार्यक्रम पे हम बात कर रहे हैं तो हमारे सामने स्टैंड चार्ट का फोरकास्ट आ गया है। स्टैंड चार्ट ने कहा है कि इस साल 2025 में ऑयल की कीमत करीब करीब $16 पर बैरल नीचे गिर जाएगी, और 60 से 61 डॉलर का टारगेट स्टैंड चार्ट ने ऑयल के लिए दिया है, जो कि
ऑलमोस्ट रिसेशन के करीब है, मंदी के करीब है, मंदी जैसा टारगेट है। ये ईस्टर्न चार्ट का सबसे ताज़ा फोरकास्ट है। और कच्चा तेल औसतन पूरे साल के लिए कच्चा तेल लगभग उसके आसपास ही चल रहा है। चूँकि ईस्टर्न चार्ट का कहना है कि सऊदी अरब सस्ते कच्चे तेल का नुकसान सहने को तैयार है और उत्पादन बढ़ाना चाहता है, इसलिए अब कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले समय में कोई बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं, और मांग घटने से इसमें और ज़्यादा दबाव बनेगा और ज़्यादा गिरावट होगी। ये खबर कई तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर अलग अलग तरह से असर करेगी। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खबर अच्छी है, लेकिन मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं में इससे मंदी और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है।